नमस्ते। चलिए बिना समय गवाएं इस ऐतिहासिक विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। इतिहास की किताबों में हमने अक्सर गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज पढ़ा है, पर क्या ये चमचमाता लेबल पूरी सच्चाई बयां करता है? आज हम इस सतही लेबल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इस युग की असली और थोड़ी जटिल सच्चाइयों को उजागर करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस महान साम्राज्य के पर्दे के पीछे की असली कहानी आखिर थी क्या। इस विश्लेषण को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे गुप्त प्रशासन और उनकी सत्ता से, फिर नजर डालेंगे समाज और अर्थव्यवस्था पर, उसके बाद विज्ञान और तकनीक के चमत्कार, फिर उनकी अमर कला और अंत में इस महान साम्राज्य के पतन की कहानी। तो ये सफर हमें साम्राज्य के शिखर से लेकर उसकी भीतरी दरारों तक ले जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गुप्त प्रशासन और सत्ता की। मौर्यों की तरह सब कुछ मुट्ठी में रखने के बजाय इन्होंने एक विशाल साम्राज्य को विकेंद्रीकृत तरीके से, यानी शक्तियों को बांटकर चलाया। जरा इनके प्रशासन की सीढ़ी को देखिए। सत्ता का बंटवारा एकदम साफ था। सबसे ऊपर था पूरा साम्राज्य, फिर इसे भुक्ति यानी प्रांतों में बांटा गया, जिनकी कमान उपरिक के हाथों में थी, और फिर ये प्रांत विषय या जिलों में बटे थे, जिन्हें विषयपति संभालते थे। इस तरह सत्ता को नीचे तक बांटने से हुआ ये कि सामंत कहलाने वाले स्थानीय नेताओं का दबदबा काफी बढ़ गया। अब बाहरी मामलों को ही ले लीजिए। इसे संभालने के लिए इनके पास बेहद खास पद थे। सधी विग्रहिक एक ऐसा ही पद था जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था। हरिशेन इसके एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है। ये दिखाता है कि उनकी नौकरशाही कोई मामूली व्यवस्था नहीं थी, बल्कि बहुत ही सुलझी हुई और एडवांस्ड थी। और कानून व्यवस्था, वो भी उतनी ही कड़क थी। पूरे साम्राज्य और प्रांतों में न्याय के लिए महादंडनायक यानी मुख्य न्यायाधीश बैठे थे। सोचिए, उस जमाने में एक अलग मुख्य न्यायाधीश का होना ये साबित करता है कि ये लोग न्याय प्रणाली को लेकर कितने गंभीर थे। खैर, अगर हम स्थानीय स्तर या शहरों की बात करें तो कमान नगरपति के हाथ में होती थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। इन नगरपतियों के काम में व्यापारियों और कारीगरों की समितियों का बड़ा भारी दखल होता था। अब व्यापारिक वर्ग का इतना दबदबा हमें सीधे हमारे अगले विषय की तरफ ले जाता है। हमारा दूसरा हिस्सा है समाज और व्यापार। ये वो दौर था जहां एक तरफ बेहिसाब दौलत थी तो दूसरी तरफ समाज के नियम लगातार कठोर होते जा रहे थे। सच कहें तो गुप्त साम्राज्य की अपार संपत्ति का सबसे बड़ा राज उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। ये लोग रेशम, मसाले और सूती कपड़ों का जमकर निर्यात करते थे। भड़ोच और ताम्रलिप्ति जैसे व्यस्त बंदरगाहों से ये बेशकीमती सामान सीधा रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाता था। मतलब दुनिया भर का पैसा यहाँ आ रहा था। लेकिन अगर हम साम्राज्य के अंदर झांकें तो अर्थव्यवस्था और समाज एक अलग ही रूप ले रहे थे। इसका एक बड़ा कारण था अग्रहार। अग्रहार का मतलब है ब्राह्मणों को दी गई वो जमीन जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इन भूमि अनुदानों की वजह से कुछ खास समुदायों के पास संपत्ति और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसने आर्थिक संतुलन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। पर रुकिए, सब कुछ इतना भी सुनहरा नहीं था। अगर हम उस दौर के चीनी यात्रियों के संस्मरण पढ़ें तो इस स्वर्ण युग की एक काफी कड़वी सच्चाई सामने आती है। उन्होंने लिखा है कि जाति व्यवस्था उस वक्त बेहद कठोर हो चुकी थी और अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा समाज में गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी थी। महिलाओं की स्थिति को लेकर भी एक अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ तो उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा का पूरा अधिकार था, पर उसी समाज में पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी दमनकारी रीतियों की नींव भी पड़ रही थी। 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में सती प्रथा के शुरुआती सबूत मिलना इसी बात का दुखद प्रमाण है। आइए अब समाज की इन परछाइयों से निकलकर विज्ञान और तकनीक के उन चमत्कारों की बात करते हैं जो आज भी समय को मात दे रहे हैं। जरा सोचिए, 1600 साल। जी हाँ, 1600 सालों से दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़ा ये लौह स्तंभ या मेहरौली आयन पिलर बिना किसी जंग के आज भी सीना ताने खड़ा है। ये प्राचीन भारत के धातु विज्ञान का वो बेहतरीन अजूबा है जिसे देखकर आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाते हैं। और बात सिर्फ धातुओं तक नहीं रुकी। चिकित्सा के क्षेत्र में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जैसे महान ग्रंथों का इस दौरान खूब प्रचार हुआ
और धन्वंतरी जैसे विद्वानों को आयुर्वेद का महान ज्ञाता माना गया। इन्होंने उस दौर की स्वास्थ्य सेवाओं को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जिसकी हम आज भी मिसाल देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की ओर, कला की अमर विरासत। ये वो गुफाएं, भित्ति चित्र और मूर्तियां हैं जो आज भी पूरी दुनिया को हैरत में डाल देती हैं। गुप्तकाल के कलाकारों ने जो जादू अपने हाथों से किया, वो आज भी महसूस किया जा सकता है। अजंता की गुफा नंबर 16, 17 और 19 के शानदार भित्तिचित्र हों, या मध्य प्रदेश की बाघ गुफाओं की बेमिसाल पेंटिंग्स, और सारनाथ में बैठी हुई मुद्रा में भगवान बुद्ध की वो मूर्ति, वो तो मूर्तिकला की शांति और पूर्णता का सबसे अद्भुत उदाहरण है। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा इसी बारे में है, इस महान साम्राज्य का पतन। आखिर इतना समृद्ध स्वर्ण युग अंदर और बाहर से कैसे ढह गया? ये पतन कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये बाहरी हमलों और अंदरूनी कमजोरियों का एक घातक मिक्सचर था। 5वीं शताब्दी के अंत में हूणों ने भयंकर आक्रमण शुरू कर दिए। सम्राट स्कंदगुप्त ने बहुत बहादुरी से इनका सामना किया, पर इन लगातार युद्धों ने साम्राज्य को थका दिया। उनके बाद आने वाले शासक कमजोर निकले और वो सत्ता को संभाल नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि सामंतों या स्थानीय नेताओं ने अपनी ताकत बढ़ा ली, जगह जगह बगावत हुई और साम्राज्य ढहने लगा। आग में घी डालने का काम किया कुलोत्पन्न यानी राजघराने के सदस्यों के आपसी झगड़ों ने। जब राजा ही कमजोर पड़ने लगे तो इन लोगों के बीच सत्ता की भूख ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया, और इसी आपसी कलह का फायदा उठाकर स्थानीय सामंतों ने इस महान राज्य को टुकड़ों में बांट दिया। तो इस सारे ऐतिहासिक विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल हमारे सामने आता है। क्या कोई भी महान साम्राज्य सिर्फ बाहरी हमलों की वजह से मिट्टी में मिल जाता है, या फिर उसे उसकी अपनी ही अंदरूनी कमजोरियां दीमक की तरह खा जाती हैं? इतिहास के पन्नों में झांकते हुए ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस स्वर्ण युग के अंत की असली वजहों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका